नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में हम साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ एवं उसके स्वरूप पर चर्चा करेंगे। साहित्य साहित्य शब्द को परिभाषित करना कठिन है। जैसे पानी की आकृति नहीं, जिस सांचे में डालो वह ढल जाता है, उसी तरह का तरल है यह शब्द। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, जीवनी, रेखाचित्र, यात्रा, वृतांत, समालोचना, बहुत से सांचे हैं। परिभाषा इसलिए भी कठिन हो जाती है कि धर्म, राजनीति, समाज, समसामयिक आलेखों, भूगोल, विज्ञान जैसे विषयों पर जो लेखन है उसकी क्या श्रेणी हो। क्या साहित्य की परिधि इतनी व्यापक है? साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द लेटर से हुई है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। ललित कला अथवा अंग्रेजी का फाइन आर्ट शब्द उस कला के लिए प्रयुक्त होता है जिसका आधार सौंदर्य या सुकुमारता है। साहित्य शब्द का विग्रह दो तरह से किया जा सकता है। सहित यानी सह प्लस हित अर्थात सहभाग, हित का साथ होना ही साहित्य है। साहित्य की व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर इस शब्द के अनेक अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। यत् प्रत्यय के योग से साहित्य शब्द की निर्मिति हुई है। शब्द और अर्थ का सहभाग ही साहित्य है। कुछ विद्वानों के अनुसार हित कारक रचना का नाम साहित्य है। साहित्य शब्द का स्वरूप। काव्य के स्वरूप को लेकर उसे परिभाषित करने का प्रयास पूर्व से लेकर अब तक हो रहा है। विभिन्न विद्वानों ने साहित्य के लक्षण प्रस्तुत करते हुए उसे परिभाषित करने का प्रयास किया। विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का विवेचन निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, संस्कृत विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। दूसरा, हिंदी के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। और तीसरा, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। संस्कृत विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। संस्कृत साहित्य में साहित्य स्वरूप विश्लेषण का प्रारंभ आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से माना जाता है। यद्यपि नाट्यशास्त्र का प्रमुख विवेच्य विषय नाट्य है, लेकिन प्रसंगवश साहित्य स्वरूप का विश्लेषण भी इसमें हुआ है। साहित्य स्वरूप को स्वतंत्र रूप से विश्लेषित करने का प्रथम प्रयास अग्निपुराण में देखा जा सकता है, जिसके रचयिता वेदव्यास जी हैं। आचार्य भामह अपने ग्रंथ काव्यालंकार में साहित्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षण देते हुए कहा है कि शब्द और अर्थ का सहभाग ही काव्य है। काव्य के लिए शब्द और अर्थ की संगति आवश्यक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। काव्य में सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है, क्योंकि सार्थक शब्दों में ही अर्थ प्रतीति कराने की क्षमता होती है। किंतु भामह के इस मत आक्षेप लेते हुए कहा जाता है कि शब्द और अर्थ का सहभाग तो शास्त्रों की पुस्तकों में भी होता है, मात्र उसे हम साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते। आचार्य दंडी शरीर तावत इष्टार्थ
व्यवच्छिन्न। अपने ग्रंथ काव्यदर्श में काव्य को परिभाषित करते हुए दंडी ने कहा है कि काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है। यहाँ इष्टार्थ का अर्थ है अभिप्रेत अर्थ, अपेक्षित अर्थ। इस अर्थ को दंडी ने काव्य न मानकर काव्य का शरीर माना है। दंडी के इस मत पर भी आक्षेप लेते हुए कहा गया है कि दंडी ने यहाँ काव्य के शरीर के बारे में बताया है, मात्र आत्मा के संबंध में नहीं। आचार्य वामन रीति आत्मा काव्यस्य विशिष्ट पदावली रीति। आचार्य वामन के ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र के अनुसार काव्य की आत्मा रीति होती है और विशिष्ट पदावली ही रीति है। वामन ने इस परिभाषा को विशिष्ट पद रचना को काव्य का शरीर माना है एवं रीति को काव्य की आत्मा माना है। वामन के इस मत पर आक्षेप लेते हुए कहा गया है कि उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है और पद रचना भी, जबकि पद रचना काव्य का बाह्य पक्ष मात्र है, अर्थात शरीर है तो वह आत्मा कैसे हुई। आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात वाक्यम रसात्मके काव्यम। आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहते हैं, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यहाँ काव्य में वाक्य का तात्पर्य उन शब्दों से है जो अर्थयुक्त हो, अर्थात सार्थक शब्द से ही वाक्य बनते हैं। उनके रसात्मक शब्द में काव्य की अनुभूति है। आचार्य मम्मट तद आदोषौ शब्दार्थो सगुणा अव अलंकृति पुनः क्वापि। काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में आचार्य मम्मट कहते हैं कि दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ ही काव्य है, जो कभी कभी अलंकारों से रहित भी होते हैं। पंडित जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। रस गंगाधर इस ग्रंथ में जगन्नाथ के द्वारा दी गई व्याख्या कुछ इस प्रकार है। रमणीक अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। यहाँ रमणीक का अर्थ है आनंद प्रकट करने वाला। पंडित जगन्नाथ रमणीय का अर्थ चमत्कार पूर्ण आह्लाद मानते हैं। मात्र जगन्नाथ के मत पर भी आक्षेप लेते हुए कहा गया है कि काव्य का निर्माण मात्र रमणीयता को लेकर नहीं होता, उसमें दुख का समावेश होता है। इस प्रकार संस्कृत के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य की कुछ परिभाषाओं को देखा जा सकता है। हिंदी के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा। हिंदी के विद्वानों के अनुसार लक्षण ग्रंथों के निर्माण की परंपरा आचार्य केशव दास से मानी जाती है। अतः हिंदी साहित्य शास्त्र का प्रारंभ उन्हीं से माना जाएगा। आदिकाल के काव्य अंगों का भले ही गंभीर अध्ययन न हुआ हो, लेकिन कवियों ने काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, भाषा प्रयोग आदि के लक्षण प्रस्तुत किए हैं। भक्ति काल के कवियों की उक्तियों में भी साहित्य के लक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, तुम जीन जानो गीत है यह नीज ब्रह्म विचार। वैसे साहित्य को परिभाषित करने का विचार रीतिकाल में प्रखरता से होने लगा, किंतु मध्यकालीन आचार्यों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं में मौलिक चिंतन का अभाव रहा। वैसे संस्कृत के किसी न किसी आचार्य का वह अनुवाद करते रहे। इनमें केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, कवि ठाकुर आदि हैं। संस्कृत और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में प्राप्त साहित्य परिभाषाएं समान हिंदी विद्वानों ने भी विशिष्ट मत या विचार को सामने रख साहित्य परिभाषा प्रस्तुत की, जिसे निम्नानुसार देखा जा सकता है। पहला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो प्रभावशाली रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है, कविता कहलाती है। इनके अनुसार काव्य में विलक्षणता होती है, जिसमें आनंद निर्माण करने की क्षमता होती है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य की परिभाषा के संदर्भ में इनके दो मत देखे जा सकते हैं। पहला, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। दूसरा, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। इसके बाद विद्वान आते हैं आचार्य श्याम सुंदर दास। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता। वह एक रचनात्मक ज्ञान धारा है। अगले विद्वान डॉक्टर नगेंद्र। सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का प्रारंभ प्लेटो से माना जाता है। तत्कालीन साहित्य और साहित्य विषयक धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में इन परिभाषाओं को समझा जा सकता है। पहला है प्लेटो। साहित्य अज्ञानजन्य होता है। साहित्य जीवन से दूर होता है क्योंकि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। फिर साहित्य तो भौतिक पदार्थों की अनुकृति होता है, अतः वह अनुकरण होता है। साहित्य शूद्र मानवीय धारणाओं वासनाओं से उत्पन्न होता है और शूद्र वासनाओं को उभारता है, अतः वह हानिकारक होता है। प्लेटो साहित्य के स्वरूप के संबंध में यह धारणा अपने युगीन परिस्थिति और साहित्य को सामने रखकर तैयार हुई थी। दूसरा है अरस्तु। पोएट्री इज एन इम्प्लीटेशन ऑफ नेचर थ्रू मीडियम ऑफ लैंग्वेज। अर्थात साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने साहित्य को राजनीति तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से उसका विवेचन किया है। अरस्तु की इस परिभाषा में अनुकरण से तात्पर्य मात्र नकल करना नहीं बल्कि पुनः सृजन है। इस दृष्टि से अरस्तु के अनुसार साहित्य जीवन और जगत का कलात्मक और भावात्मक पुनः सृजन है। तीसरे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotion. स्वच्छंदतावादी कवि विलियम्स वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छृंखलन कविता है, अर्थात भावना का सहज उद्वेग ही कविता है। वर्ड्सवर्थ कविता में सहजता को महत्व देते हैं। इसमें भावनाएं जब लबालब भर जाती हैं तो उसी आधार पर वह सहज प्रकट होती हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है। अगले विद्वान हैं पी.वी. शैली। पोएट्री इज द रिकॉर्ड of the best and happiest moment of the happiest and best mind. सुखी और मन को आनंद देने वाले क्षणों में सुखद मन के आधार पर प्रकट हुई रचना कविता है। अगले विद्वान हैं मैथ्यू एनार्ड। पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। उपयुक्त परिभाषाओं को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह सभी परिभाषाएं विशिष्ट साहित्य, विशिष्ट मत तथा मतवाद से प्रेरित हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साहित्य शब्द, अर्थ और भावनाओं की वह त्रिवेणी है जो जनहित की धारा के साथ उच्चादर्शों की दिशा में प्रवाहित है।